ECW एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग। ये कहानी है एक छोटे से रेसलिंग प्रमोशन की जिसने फिलाडेल्फिया के छोटे से बिंगो हॉल से रेसलिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि ECW पॉल हेमन ने नहीं शुरू किया था? क्यों था पॉल हेमन और एरिक बिशॉफ में पर्सनल खुन्नस? क्या विंस मैकमैन ने सीक्रेटली पॉल हेमन की मदद की थी? स्टीव ऑस्टिन, डडलीज, रॉब वैन डैम और कौन से स्टार्स ECW ने रेसलिंग वर्ल्ड को दिए? कब हुआ था टायर्स वर्सेस ट्रिपल एच का मैच और क्यों 2001 में ECW बंद हुआ? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। ECW की शुरुआत हुई थी 1989 में और तब इसका नाम था ट्राई स्टेट रेसलिंग अलायंस और इसके ओनर थे जोएल गुडहार्ट। 1992 में गुडहार्ट ने कंपनी के अपने शेयर्स उनके पार्टनर टॉम गॉर्डन को बेच दिए, जिन्होंने प्रमोशन का नाम चेंज करके रखा ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग। उस वक्त ये प्रमोशन नेशनल रेसलिंग अलायंस NWA का मेंबर था। 25 फरवरी 1992 वो हिस्टोरिक दिन है जब टॉम गॉर्डन के ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग का पहला शो बस 100 फैंस के सामने फिलाडेल्फिया में ओरिजिनल स्पोर्ट्स बार में हुआ। 20 मिनट का ओपनिंग मैच रहा स्टीवी रिचर्ड्स और जिमी जनेटी के बीच, जो ड्रॉ रहा। आने वाले हफ्तों में उन्होंने कुछ बड़े नाम लाए, जैसे कि जिम द एनविल नाइटहार्ट और डॉन मुराको। वही सुपरफ्लाई जिमी स्नूका पहले ECW चैंपियन बने। सितंबर 1993 में कंट्रोवर्शियल एडी गिलबर्ट ने ECW में अपना बिहाइंड द सीन्स रोल छोड़ दिया। उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर टॉम गॉर्डन ने WCW से रेसलिंग मैनेजर पॉल डेंजरसली को हायर किया। अब उन्होंने अपना असली नाम यूज करना शुरू किया, पॉल हेमन। कहा जाता है कि उस वक्त पॉल हेमन WCW से काफ़ी नाराज थे और इसकी वजह से पॉल हेमन ने ECW के रोस्टर में एक एंटी WCW एटीट्यूड पैदा किया। इन शुरुआती दिनों में पॉल हेमन ने कुछ खास रेसलर्स पे ECW का फोकस रखा। इनमें सबसे पहला नाम था साबू। पॉल हेमन ने कहा है कि उन्होंने शुरुआत में ECW साबू के अराउंड बिल्ड किया, क्योंकि जैसे ही कोई टीवी टर्न ऑन करे और साबू को देखे तो कहेगा, भाई ये तो कुछ अलग है। उसी तरह एक रेसलिंग लेजेंड ECW में आए और वो है टेरी फंक। नए स्टार्स बनाने का रेसलिंग का जो धर्म है उसे टेरी फंक ने बखूबी निभाया। एक तरफ जहां होगन जैसे रेसलर्स को ब्रेट हार्ट जैसे उभरते रेसलर्स से हारने में प्रॉब्लम होता था, टेरी फंक को नए स्टार्स बनाना बिल्कुल पसंद था। उसी टाइम WCW ने कैक्टस जैक मिक फॉली को एक लॉसूट सेटल करने के लिए टैलेंट एक्सचेंज के तहत WCW से निकालकर ECW भेज दिया। हेमन कैक्टस जैक को मेनली साबू से रेसल करने लाए थे। इन दिनों का एक और फेमस नाम है माइकी विपरेक। ये असल में पॉल हेमन के रिंग क्रू का हिस्सा थे। एक दिन हेमन ने उन्हें रिंग में मस्ती करते देखा और उन्हें रेसलर बना दिया। ये इतना मार खाते कि फैंस उनके साथ हो गए। अगस्त 13, 1994 को हमें एक आइकॉनिक मोमेंट देखने मिला। कैक्टस जैक और टेरी फंक वर्सेस फ्लाई बॉय रॉको रॉक और जॉनी ग्रंज, जो कि पब्लिक एनिमी नाम से जाने जाते हैं। इस मैच के दौरान फंक ने ऑडियंस से चेयर मांगा। फंक ने गलती कर दी और चेयर्स मांग लिए और रिंग्स में मानो चेयर्स की बरसात हो गई। व्हाट अ मोमेंट। और जी के साथ ECW का एक अलग रेपुटेशन और फैलने लगा। अगस्त 27, 1994 वो हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है जब शेन डगलस नए NWA चैंपियन बने। मगर चैंपियन बनने के बाद शेन डगलस ने अपना बेल्ट फेंक दिया और कहा कि ECW टाइटल ज़्यादा मायने रखता है और अब वो ECW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। ये हेमन का शातिर दिमाग था जिसने ECW का रेपुटेशन एक बगावती रेबल प्रमोशन के रूप में स्थापित कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद हेमन ने ECW का नाम ईस्टर्न चैंपियनशिप रेसलिंग से चेंज करके एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग कर दिया। ECW का एक और आइकॉनिक फ्यूड है सैंडमैन और टॉमी ड्रीमर का फ्यूड। इस फ्यूड ने रियलिटी और स्क्रिप्ट्स की लाइन को ब्लर कर दिया था। ये स्टोरी लाइन इतनी सीरियसली ली गई थी कि जब स्टोरी लाइन के तहत ड्रीमर ने गलती से सैंडमैन को अंधा कर दिया, सैंडमैन अपने घर पर बंद रहे और जब भी उन्हें मिलने कोई आता तो उनकी वाइफ दरवाज़ा खोलती और जवाब देती कि सैंडमैन देख नहीं सकते। 1995 में टॉम गॉर्डन ने ECW भेज दिया। ECW के हेड बुकर पॉल हेमन को।
इसके बाद भी गॉर्डन एक ऑन स्क्रीन कमिश्नर के रूप में ECW में रहे। सालों बाद उन्होंने ECW छोड़ा। एक रूमर ये है कि गॉर्डन को हेमन ने फायर कर दिया था, क्योंकि हेमन को शक था कि गॉर्डन शायद WCW की जासूसी कर रहे हैं और ECW टैलेंट को WCW से बात करके तोड़ रहे हैं। एक्सट्रीम रेसलिंग के साथ ही हेमन ने कुछ ज़बरदस्त टेक्निकल रेसलर्स अपने रोस्टर में लाए, जैसे कि क्रिस बेनवा, डीन मलेंको, एडी गुरेरो, टू कोल्ड स्कॉर्पियो और रॉन सिमंस। इन सब से ECW को एक बेटर रेसलिंग शो के रूप में एस्टैब्लिश होने लगा। हेमन ने लूचा लिब्रे से भी कुछ एस्टैब्लिश स्टार्स जैसे कि कोनान को ECW लाया। कोनान के पीछे पीछे रे मिस्टीरियो जूनियर और साइकोसिस भी ECW आए। ये नॉर्थ अमेरिकन रेसलिंग फैंस के लिए एक अद्भुत नया स्टाइल था। वैसे आगे WCW ने यही सभी स्टार्स चुरा लिए। फैन इंटरैक्शन ECW का एक मेन अलग पॉइंट था। जब फैंस ECW अरीना आते, वो जानते थे कि वो असल में एक शो का पार्ट होने वाले हैं, ना कि केवल दर्शक बने रहेंगे। WCW से फायर होके स्टीव ऑस्टिन भी ECW आ गए। सच कहे तो फ्यूचर स्टोन कोल्ड की पहली झलक हमें यहाँ मिली। उन्होंने WCW के अगेंस्ट कुछ ज़बरदस्त प्रोमो ECW में कट किए। ECW का और एक यादगार कैरेक्टर है रेवन। पॉल हेमन के मुताबिक जिस तरह से स्कॉट लेवी ने रेवन कैरेक्टर अपनाया, वैसा उन्होंने बहुत कम बार देखा है। रेवन और टॉमी ड्रीमर का ECW फ्यूड भी लेजेंडरी है। इसी फ्यूड से फैंस ने फाइनली टॉमी ड्रीमर को एक्सेप्ट किया। ECW का एक और इमोशनल स्टोरी लाइन था सैंडमैन वर्सेस रेवन। यहाँ रेवन को सैंडमैन के बेटे को ब्रेन वॉश करते दिखाया गया, जिससे सैंडमैन रो पड़े। एक और लेजेंडरी एंगल था सैंडमैन का रेवन द्वारा किया गया क्रूसिफिक्शन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल था कि कर्ट एंगल, जो कि ECW ज्वाइन करने वाले थे, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। हेमन ने कहा है कि उन्हें भी पता नहीं था कि रेवन इस हद तक जाएंगे। वैसे कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड के साथ WWE में देखने मिला। दो और कंट्रोवर्शियल एंगल थे। एक लेस्बियन एंगल हमें ECW में देखने मिला। इसके बाद वो ऑलमोस्ट हर टीवी स्टेशन से निकाले गए। ECW अब पॉपुलर हो रहा था। ये विंस मैकमैन के नज़र में आ गया जब 1995 में फिलाडेल्फिया में WWE के पेपर व्यू किंग ऑफ द रिंग के दौरान फैंस ने ECW चैंट करना शुरू कर दिया। सितंबर 22, 1996 को फिलाडेल्फिया में WWE के शो इन योर हाउस माइंड गेम्स इवेंट पर ECW स्टार्स सैंडमैन, टॉमी ड्रीमर, पॉल हेमन और टैज हमें फ्रंट रो पर बैठे दिखे। सैंडमैन ने तो एक मैच में इंटरफियर भी कर दिया जब उन्होंने सैवियो वेगा वर्सेस ब्रैडशॉ मैच में सैवियो वेगा पर बियर कैन फेंक कर मारा। मैकमैन ने इनफैक्ट ऑन एयर ECW को एक उभरते हुए प्रमोशन के रूप में एक्नॉलेज भी किया। फरवरी 24, 1997 को मैनहट्टन सेंटर में ECW ने रॉ को इन्वेड कर दिया। ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ाई गई और WWE के पेपर व्यू पर ECW स्टार्स ने 3 मैचेस में रेसल भी किया और विंस मैकमैन के साथ जेरी लॉलर और पॉल हेमन कमेंट्री पर बैठे। ECW के और 2 बड़े स्टार्स थे RVD और टैज। दोनों अपने यूनिक स्टाइल्स की वजह से फैन फेवरेट बन गए। ECW से हमें एक लेजेंडरी टैग टीम मिली, द डडलीज। ये इतने बड़े हील थे और क्राउड को इतना उकसाते थे कि कभी कभी कुछ फैंस डडलीज को पीटने पार्किंग लॉट में उनका शो के बाद इंतजार करते थे। इस सब के बावजूद ECW अब भी एक छोटा प्रमोशन था। रेसलर्स रेसलिंग के अलावा कई सारे काम भी करते थे। बबा रे डडली रेसलिंग वेन्यूज ढूंढते और हायर करते, टैज मर्चेंडाइज क्रिएट करते, टॉमी ड्रीमर, डीवॉन डडली और रिटिल गाइडो टी-शर्ट पैक करके कुरियर करते थे। ड्रीमर शोज की बुकिंग भी करते थे। टैज ECW का रेसलिंग स्कूल ECW हाउस ऑफ हार्डकोर चलाते थे। स्टीवी रिचर्ड्स फैंस के लिए फैन लाइन चलाते थे। ECW का अपना खुद का पहला पेपर व्यू 1997 में रहा, ECW बेयरली लीगल। यहाँ रेवन को हराकर टेरी फंक ने ECW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता। जून 1997 में ECW रेसलपलूजा पर हमें रेवन का आखिरी ECW मैच देखने मिला। यहाँ फाइनली टॉमी ड्रीमर ने रेवन को हराया। इस मैच के बाद रेवन WCW चले गए। 1998 और 1999 में ECW ने अपने पेपर व्यू जारी रखे, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। इस वक्त तक WCW और WWE के मंडे नाइट वॉर्स जोरों पर थे और एक तरह इस वॉर का शिकार रहा ECW। जो स्टार्स ECW ने बनाए, ऑलमोस्ट उन सभी बड़े स्टार्स को ज़्यादातर WCW ने उठा लिया।
इसी के साथ ECW की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। इसी बीच ECW को दो बड़े झटके लगे। टैज और डडलीज ने भी ECW छोड़कर WWE ज्वाइन कर लिया। इसी बीच ECW अपने टीवी डील से भी स्ट्रगल कर रहा था। नेटवर्क के लिए ECW कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम था। अप्रैल 13, 2000 पर एक शॉकिंग घटना हुई। ECW चैंपियन माइक ऑसम अचानक से WCW मंडे नाइट्रो पर हमें नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका ECW कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है क्योंकि ECW से उन्हें पैसे मिलने बाकी हैं। बाद में हमने एक अजीब मैच देखा जहां माइक ऑसम, जो अब WCW के कॉन्ट्रैक्ट पर थे, टैज को रेसल करने ECW लौट आए। अजीब बात यह है कि टैज उस वक्त WWE के कॉन्ट्रैक्ट पर थे। अप्रैल 20, 2000 के स्मैकडाउन पर हमें फिर से ऐसा ही नज़ारा देखने मिला जब ECW चैंपियन टैज और WWE चैंपियन ट्रिपल एच ने एक दूसरे को रेसल किया। यहाँ टॉमी ड्रिवर टैज की मदद करने आ गए, मगर गलती से उन्होंने टैज को ही स्टील चेयर शॉट दे दिया और टैज ये मैच हार गए। अब आते हैं जनवरी 7, 2001 पर। इस वक्त तक ECW की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उनके काफ़ी बड़े स्टार्स WCW और WWE चले गए थे। जनवरी 7, 2001 पर ECW ने अपना आखिरी पेपर व्यू गिल्टी एज चार्ज्ड एयर किया। 3 महीने बाद अप्रैल 4, 2001 को ECW ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि कंपनी का दिवाला निकल गया है। राइनो ECW के लास्ट चैंपियन रहे। इसी बीच मार्च 2001 में WWE ने WCW भी खरीद लिया और WWE वर्सेस WCW स्टोरी लाइन में हमें रेवन, लांस स्टॉर्म और टैज भी नजर आए। डडलीज और रॉब वैन डैम ने WWE में भी अपना अलग मकाम बनाया। 2004 में फाइनली WWE ने ECW के सभी वीडियोस और कई सारे बाकी के एसेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट से खरीद लिए, जिसके बाद WWE ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, द राइज एंड फॉल ऑफ ECW। ये डॉक्यूमेंट्री इतनी हिट हो गई कि WWE ने बस एक रात के लिए ECW वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू आयोजित कर दिया। ये इतना बड़ा हिट रहा कि हमें अगले साल एक बार फिर ECW वन नाइट स्टैंड देखने मिला। इसी सक्सेस के बाद WWE ने ECW को एक वीकली शो के रूप में लाने का प्रयास किया, मगर ये कुछ अलग ही था और इसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना बेटर है। देखा जाए तो ECW बस 9 साल चला, मगर ये पॉल हेमन के मैड जीनियस का प्रतीक है। जिस तरह से ECW ने इंडस्ट्री को बड़े स्टार्स दिए, जिस तरह रेसलिंग मैचेस और प्रोमो कट करने के स्टाइल को चेंज किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है। ECW ना होता तो शायद एटीट्यूड एरा भी नहीं होता। ECW नहीं होता तो शायद टेबल्स, लैडर्स और चेयर मैचेस या हार्डकोर मैचेस भी उस इंटेंसिटी के साथ नहीं होते। ECW नहीं होता तो शायद हमें पॉल हेमन ना मिलते, एंड ऑफ कोर्स पॉल हेमन ना होते तो हमें ECW नहीं मिलता। तो ये थी कहानी ECW की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।